आइए आज शिक्षा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। एजुकेशन, मीनिंग एंड नेचर। शिक्षा का अर्थ। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी पर्याय एजुकेशन है। एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है और खास करके 3 नाम आते हैं: एडुकेटम, एडुसियर, एडुकेयर। इनका अलग अलग क्या अर्थ है, आइए विचार करते हैं। एडुकेटम मीन्स शिक्षित करना, ई अंदर से, डू को आगे बढ़ाना। इस प्रकार एजुकेशन का अर्थ है बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करने की क्रिया। दूसरा शब्द है एडुसियर। इसका मतलब होता है विकसित करना अथवा निकालना, टू लीड आउट। और तीसरा शब्द है एडुकेयर, जिसका आशय है बाहर निकालना अथवा विकसित करना, टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप और टू रेज। इन सभी आशयों से यह स्पष्ट है कि शिक्षा बालकों की आंतरिक शक्तियों के पूर्ण विकास से संबंधित है। कहने का मतलब यह है कि विद्यार्थी के पास अपने आप में शक्तियां हैं और उनको विकास करना शिक्षा के दायरे में आता है। शिक्षा शब्द को भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो संस्कृत शिक्षा शब्द शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना। इस प्रकार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। सीखने और सिखाने की इस क्रिया को, इस अधिगम की व्यवस्था को हम शिक्षा के दायरे में तो ले आए और शिक्षा के दायरे में तरह तरह से हमने विचार व्यक्त किया। कभी हमने भारतीय दृष्टिकोण से, कभी पाश्चात्य दृष्टिकोण से, कभी समन्वित दृष्टिकोण से। लेकिन जब हम सारी परिभाषाओं को क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो ये बात निकल करके आती है कि परिभाषाओं को हम उसके संकुचित अर्थ में, व्यापक अर्थ में, विश्लेषणात्मक अर्थ में और वास्तविक अर्थ में ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले विचार करते हैं शिक्षा के संकुचित अर्थ पर, नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। J.S. मैकेंजी ने कहा कि एजुकेशन में बी टेकन टू मीन एंड कॉन्शियसली डायरेक्ट एफर्ट टू डेवलप एंड कल्टिवेट अवर पावर्स। अर्थात संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। इसमें मुख्य शब्द है चेतनापूर्वक। चेतनापूर्वक किया गया कोई भी प्रयास शिक्षा के इसी दायरे में आएगा। जबकि ड्रेवर महोदय का विचार है कि एजुकेशन इज ए प्रोसेस इन विच एंड बाय विच द नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द यंग आर शेप्ड एंड मोल्डेड। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है। और इसीलिए आपको विविधता दिखाई देती है कि कोई डॉक्टर है, कोई व्यापारी है, कोई अध्यापक है, कोई वकील है। यह सब वही व्यवस्था है जिस सांचे में ढाला गया है, उसी सांचे के अनुरूप हमें दिखाई पड़ती है सारी दुनिया। अब हम विचार करते हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ पर, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। J.S. मैकेंजी का विचार है कि इन वाइडर सेंस इट इज ए प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ एंड इज प्रमोटेड बाई ऑलमोस्ट एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ। यानी कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। देखिए कितना विस्तृत हो गया परिक्षेत्र, क्योंकि जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया हो गई। और इसमें केवल किताबी ज्ञान नहीं जुड़ रहा है, इसमें प्रत्येक अनुभव भी जुड़ रहा है और उससे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, उसका शिक्षात्मक दायरा बढ़ता है। जबकि डम्बिल महोदय कहते हैं एजुकेशन इन इट्स वाइडर सेंस इंक्लूड्स ऑल द इन्फ्लुएंसेस which act upon an individual during his passage from the cradle to the grave। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। आप समझिए कि केवल रटना ज्ञान नहीं है, केवल पढ़ा देना शिक्षा नहीं है। सारी की सारी बातें जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती हैं और जो मानव को प्रभावित करती हैं, सारी की सारी शिक्षा के दायरे में आती हैं, ऐसा डम्बिल महोदय ने कहा। अब हम इनके आधार पर इसका विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण के आधार पर किसी निष्कर्ष पहुंचने का प्रयास करते हैं।
एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती है, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक। दूसरी बात, कुछ विचारकों ने कहा कि शिक्षा में दो ध्रुव होते हैं और इसी आधार पर कहा गया कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है और इसके जो दोनों ध्रुव हैं, एक ध्रुव पर खड़ा हुआ है अध्यापक और दूसरे ध्रुव पर खड़ा हुआ है विद्यार्थी। अध्यापक और विद्यार्थी के बीच जो संप्रेषण, अंतर संप्रेषण सब कुछ होता है और इससे जो ट्रांसफर होता है लर्निंग का, वह सारा का सारा इस दायरे में लाने का प्रयास किया गया और ये कहा गया कि ये एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग मानते हैं कि ये त्रिमुखी प्रक्रिया है और इन्होंने कहा कि आखिर अध्यापक और विद्यार्थी के बीच क्या चीज ट्रांसफर होगी, कौन सा पाठ्यक्रम ट्रांसफर होगा, कौन सी विषय वस्तु ट्रांसफर होगी। इसलिए इन्होंने कहा कि ये त्रिमुखी प्रक्रिया है और इसके तीन जो सिरे हैं वो हैं अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम। एक अन्य दृष्टिकोण से शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि विद्यार्थी केवल एक परिवार का नहीं होता। बालक जन्म लेता है माता पिता के सौजन्य से, लेकिन उसके बहुत सारे संबंध बनते हैं परिवार में और समाज के बीच वो रहता है। तो समाज के बीच जो कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया उसके माध्यम से हो रही है, जो जिस प्रोसेस से वो गुजर रहा है, सभी से तो शिक्षा की प्राप्ति होती है और इसीलिए शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया कहा गया। अब विचार करते हैं कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील प्रक्रिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके समर्थन में टी रेमंड महोदय ने कहा कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसमें व्यक्ति के शैशव से प्रौढ़ता तक की वह क्रिया निहित है, जिसके द्वारा वह अपने को धीरे धीरे विभिन्न विधियों से अपने भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाता है। आप देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर वातावरण जो शब्द आया, उसने इस शिक्षा की व्यवस्था को बहुत ही व्यापक कर दिया और बिल्कुल सही अर्थों तक पहुंचा दिया, क्योंकि सब कुछ के माध्यम से वह सीख क्या रहा है, अनुकूलन सीख रहा है, सामंजस्य सीख रहा है और यही बहुत आवश्यक है। पढ़े लिखे व्यक्ति को सबके साथ सामंजस्य करने की प्रोसेस को जानना चाहिए। और आगे हम विचार करते हैं कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। हॉर्ने महोदय ने इसके संदर्भ में कहा कि शारीरिक और मानसिक दृष्टि से विकसित, स्वतंत्र और सचेतन मानव की ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट अनुकूलन की निरंतर प्रक्रिया ही शिक्षा है, जो मनुष्य के बौद्धिक, भावात्मक एवं इच्छा शक्ति से जुड़े वातावरण में अभिव्यक्त होती है। निश्चित रूप से शिक्षा जो है एक प्रोसेस है जिससे कि निरंतर विकास होता है और इसे हम शिक्षा के तहत ला सकते हैं। यह विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट होता है। जन्मजात शक्तियों के विकास का प्रमुख कारक शिक्षा है। एक ऐसा फैक्टर है कि जिन शक्तियों के साथ बालक पैदा हो रहा है, उन शक्तियों को विकास देने का और दिशा देने का काम करने वाला जो प्रमुख फैक्टर है, जो माध्यम है, जो कारक है, वह शिक्षा ही है। एडिसन महोदय ने कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में निहित उन शक्तियों और गुणों का दिग्दर्शन होता है जिनका ऐसा होना शिक्षा के बिना असंभव है। आप समझिए, अगर एक ही परिवार में दो जुड़वा बच्चे होते हैं और किसी कारण से उनमें विच्छोह हो जाता है, एक विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त हो, एक बालक को और एक को न प्राप्त हो, तो उनमें कालांतर में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। इसका मतलब कि शिक्षा के बिना बहुत सारे गुणों का दिग्दर्शन होना संभव नहीं है और एडिसन महोदय ने बिल्कुल शब्दशः सही कहा है। एक और अर्थ कि शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालयों में प्रदत्त ज्ञान तक सीमित नहीं है। ये एक भ्रम है लोगों का कि केवल विद्यालय ही शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारा का सारा ज्ञान, सारा का सारा अनुभव शिक्षा के दायरे में आता है। अब इन सब के आधार पर आइए हम इसके वास्तविक अर्थ पहुंचने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा वह गतिशील एवं सामाजिक प्रक्रिया है जो मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने में सहायता देती है, उसे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से सामंजस्य करने में योग देती है, उसे जीवन एवं नागरिकता के कर्तव्यों एवं दायित्वों को पूर्ण करने के लिए तैयार करती है तथा उसमें ऐसा विवेक जागृत करती है जिससे वह अपने समाज, राष्ट्र, विश्व और संपूर्ण मानवता के हित में चिंतन, संकल्प और कार्य कर सके। आप समझिए कि शिक्षा का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण
कार्य है कि वह उसे समाज के लिए उपयोगी बना देती है। आज हम जब बात करते हैं SUPW के सोशल यूटिलिटी प्रोडक्टिव वर्क की, तब हमें संज्ञान आता है कि उस उत्पादक कार्य के लिए उत्पादक मन होना चाहिए, उत्पादक दिमाग होना चाहिए, और वह कैसे बनेगा? वह शिक्षा के माध्यम से बनेगा। तो बहुत सारी धारणाएं इसको लेकर के विकसित हुई, और आइए अब हम उन धारणाओं पर विचार करते हैं कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन आखिर हैं क्या, शिक्षा की विभिन्न धारणाएं क्या क्या हैं। शिक्षा मानव का विकास है। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन। DV महोदय ने कहा कि शिक्षा उन सब शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके और अपनी भावी आशाओं को पूर्ण कर सके। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन एन इंडिविजुअल which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities। कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि जैसा एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से करना है, लेकिन नहीं, कंट्रोल भी किया जा सकता है एनवायरनमेंट को, और इस लायक बनाया जा सकता है कि उस क्षेत्र विशेष का अधिगम उसमें कराया जा सके। इसलिए जॉन डीवी ने इस बात को कहा, और जॉन डीवी की इस बात को बहुत से विद्वानों का समर्थन प्राप्त हुआ कि एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन इंडिविजुअल विच विल इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज। दूसरे शब्दों में शिक्षा अभिवृद्धि है, ग्रोथ है। आप देखते हैं कि जिस जिस तरह से बच्चा अलग अलग पायदान पर बढ़ता है, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उसी तरह से उसके पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होता जाता है और शिक्षा के स्तर में परिवर्तन होता जाता है। तो ये निरंतर एक ग्रोथ है, शिक्षा अभिवृद्धि है, इसे मानना ही पड़ेगा। प्रशिक्षण व वातावरण के अनुसार जिस तरह की हम ट्रेनिंग देते हैं, जिस तरह का हम वातावरण देते हैं, उसी तरह की क्रियाएं होती हैं, उसी तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। प्रबंधन सीखने वाला प्रबंध सीखता है, चिकित्सक चिकित्सकीय व्यवस्थाएं सीखता है, अध्यापक अध्यापकीय कौशल से परिचित होता है, और वकील अपना कार्य करता है। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह का प्रशिक्षण और जिस तरह का वातावरण होगा, उसी तरह की क्रिया प्रतिक्रिया आएंगी, और इस तरह से ये मानव के विकास में योग मिलता है इससे। अगली बात कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, सामवेगिक सभी तरह का विकास का माध्यम तो यही है शिक्षा। इसी से ही तो सब कुछ संभव होता है। हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं कि शिक्षा वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट। यहाँ एनवायरनमेंट को हमें बहुत बड़े व्यापक अर्थों में लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी तरह का एनवायरनमेंट हो, मानव अपने अस्तित्व को बना करके रखता है, और यह शिक्षा की वजह से होता है। बटलर महोदय ने कहा कि एजुकेशन इज ए ग्रेजुअल एडजस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल टू द स्पिरिचुअल पोजीशन ऑफ द रेस। यानी कि शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक संपत्ति के साथ व्यक्ति का क्रमिक सामंजस्य है। क्रमिक सामंजस्य, धीरे धीरे करके वो उसके साथ सामंजस्य बैठाता है, और उसके बाद फिर अपनी सफलता के विभिन्न आयाम तय करता है। नेक्स्ट पॉइंट कि शिक्षा समूह में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए चेंज इन द ग्रुप। अब यहाँ इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं समूह में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। पूरा समूह ही शिक्षित हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप विभिन्न जागरूकता की रैलियां निकालते हैं, तो उसमें किसी एक व्यक्ति को थोड़ी पूरा समाज उसको मानता है, कभी वोट के लिए, कभी पॉलीथीन को हटाने के लिए, कभी अन्य चीज़ों के लिए। तो उसमें समूह में परिवर्तन आता है शिक्षा के माध्यम से। और इसीलिए ब्राउन महोदय ने कहा कि एजुकेशन इज द कॉन्शियसली कंट्रोल्ड प्रोसेस वेयर बाई चेंजेज इन बिहेवियर आर प्रोड्यूस्ड इन द पर्सन एंड थ्रू द पर्सन विद इन द ग्रुप। यानी शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं, तथा व्यक्ति के द्वारा समाज में, जब व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है उसके बाद वो समाज को परिवर्तन करने का प्रयास करता है, और इस तरह से संपूर्ण समाज में बदलाव आ जाता है, क्रांति आ जाती है। और इसका कारण कहीं ना कहीं शिक्षा ही है। आइए अब हम विचार करते हैं शिक्षा के अंग या घटकों पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसको प्रभावित करते हैं। डाटा और फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं एडम महोदय, उन्होंने कहा कि दो ही बातें हैं, एक तो प्रभावित होने वाला और दूसरा प्रभावित करने वाला।
तो अगर हम विद्यालय के दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्रभावित होने वाला है शिक्षार्थी और प्रभावित करने वाला है शिक्षक। तो इन दोनों के बीच जो सारी की सारी प्रोसेस होती है, इसको उन्होंने कहा यही प्रमुख अंग है, और ये अंग ही आगे चल करके समाज में मिल करके विद्यार्थी जो है अपनी सामाजिक भूमिका का निर्वहन करने लगता है और अध्यापक अपने कार्य को निरंतर करता रहता है। जबकि एक अमेरिकी विद्वान जो हैं जॉन डीवी, इन्होंने कहा कि ये मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि दो ही घटक हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। संपूर्ण समाज के लिए उन्होंने कर दिया एक और दूसरा मानसिक स्थिति के लिए कर दिया एक। तो मनोवैज्ञानिक के दायरे में लाए सीखने वाले की मानसिक स्थिति, कि अगर उसकी मानसिक स्थिति है, उसकी तीव्रता है, तो ये उसके लिए एक घटक का कार्य करेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और समाज के संपूर्ण विकास के लिए संपूर्ण समाज में ही चाहते हैं कि सीखने वाले का सामाजिक पर्यावरण कैसा है, उसके आधार पर ही ये चेंजेस होंगे। तो इन्होंने इन दो घटकों को स्वीकार किया, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। और एक अन्य विद्वान रायबर्न हुए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें तीनों चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए। वह पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या शिक्षार्थी शिक्षक पाठ्यचर्या को इसमें शामिल करने की राय देते हैं रायबर्न। इस संपूर्ण विवेचना के माध्यम से और समकालीन साहित्य के विश्लेषण के उपरांत सामान्यतः निम्न घटक स्वीकार किए जा सकते हैं कि एक तो मेन घटक है शिक्षार्थी, सब कुछ उसी पर ही केंद्रित है। दूसरा है अध्यापक, वह एक माध्यम है। तीसरा वह विषय वस्तु या पाठ्यचर्या है जो कि दी जानी है। चौथी बात है कि वह किन तरीकों से दी जा रही है, किन विधियों से दी जा रही है, और किन किन उपकरणों का, किन किन साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह भी उतना ही आवश्यक है। तो ये भी प्रमुख घटक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। और अगली बात है प्राकृतिक पर्यावरण, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और अगर मान लीजिए बाढ़, भूकंप जैसी स्थितियां हैं तो वहाँ पर सामान्य रूप से शिक्षा की क्रिया में बाधा आ जाती है। तो प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक परिवेश बहुत आवश्यक है। साथ साथ सामाजिक पर्यावरण की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। संपूर्ण समाज में अगर आज के अफगानिस्तान जैसी स्थिति है तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, फिर अधिगम प्रभावी हो जाएगा। तो चाहिए कि यह भी एक मेन घटक है जो कि इसको प्रभावित करता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में एक और महत्वपूर्ण घटक है जिसे हम मापन तथा मूल्यांकन कहते हैं। इन संपूर्ण विवेचन, संपूर्ण विश्लेषण और तमाम घटकों आदि पर विचार करने के बाद हम देखते हैं कि शिक्षा के संबंध में एक आकार हमारे मस्तिष्क में जन्म ले रहा है। ऐसा ही कुछ और विद्वानों के मस्तिष्क में जन्म लिया और उससे कुछ परिभाषाएं निकल करके आई। यहाँ पर हमने केवल उन परिभाषाओं को शामिल किया है जो परीक्षा में बार बार पूछी गई हैं कि यह किसने कहा, और इस तरह से ऐसे विभिन्न परीक्षाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम विचार करते हैं उन परिभाषाओं पर। सम स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। Education is a natural, harmonious and progressive development of man's innate power, कहा पैथोलॉजी ने। पैथोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। जन्मजात शक्तियां तो उसमें हैं, लेकिन इसका स्वाभाविक, समरूप और प्रगतिशील विकास करने का जो कार्य कर रही है वह शिक्षा ही है। जबकि हमारे यहाँ के प्रकृतिवादी डॉक्टर R.N. टैगोर ने कहा कि एजुकेशन मीन्स टू इनेबल द चाइल्ड टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ, मेकिंग ट्रूथ इट्स ओन एंड गिविंग एक्सप्रेशन टू इट। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ मनुष्य को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। पहले तो वो सत्य को तलाश ले और तलाश करने के बाद उसके अपने व्यवहार में ढाल ले, व्यवहार में ढालने के बाद वह फिर उसे पुनः संप्रेषित करने का प्रयास करे। यही तो शिक्षा है। जबकि डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते हैं कि एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग। शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए और करती भी है। आप देखिए कि शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, हर परिक्षेत्र पर पड़ता है, और जिस तरह का समाज की आवश्यकता होती है उस तरह शिक्षा अपने आप को ढालती है और अपने आप को प्रस्तुत करती है। फ्रोबेल महोदय इस संदर्भ में कहते हैं कि एजुकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ए चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल एक्सटर्नल, यानी कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है, जो कुछ उसके अंदर है उसे बाहर निकालता है। तो यही प्रकटन जो है वो शिक्षा के दायरे में रखते हैं।
जबकि टी रेमंड कहते हैं कि एजुकेशन इज दैट प्रोसेस वेयर बाई द अडॉप्ट्स हिमसेल्फ ग्रेजुअली इन वेरियस वेज टू हिज फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। टी रेमंड के अनुसार कि शिक्षा वह क्रम है जिससे मानव अपने को आवश्यकतानुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जबकि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी रीच्ड इन मैन। शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। मनुष्य के अंदर है सब कुछ, लेकिन उस पूर्णता का प्रदर्शन शिक्षा है। जबकि कांट कहते हैं कि एजुकेशन इज द डेवलपमेंट इन द इंडिविजुअल ऑफ ऑल द परफेक्शन ऑफ विच ही इज कैपेबल। शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। जॉन डीवी ने कहा कि एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड नॉट ए प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग। शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है, वरन जीवन यापन की प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं है कि केवल फ्यूचर के लिए है, ये संपूर्ण जीवन के लिए है और इसमें आज भी आ जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि टू अंडरस्टैंड लाइफ इज टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ एंड दैट इज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ एजुकेशन। जीवन को समझना अपने आप को समझना है और वह दोनों शिक्षा का प्रारंभ और अंत है। यानी जीवन को समझना अपने आप को समझना है और वह दोनों शिक्षा का प्रारंभ तथा अंत है। इसे स्वीकार किया डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि एजुकेशन मीन्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इनहर्न्ट पावर्स एंड द आउटर लाइफ। यानी इनहर्न्ट पावर पर इनका जोर है और ये कह रहे हैं कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। तो समन्वय को स्थापित करना, सामंजस्य को स्थापित करना, इसको शिक्षा का एक प्रमुख गुण माना गया है। इन सारी परिभाषाओं को अगर हम देखें तो हमें शिक्षा की कुछ प्रकृति नजर आती है कि वह किस तरह की है। और प्रकृति एक्चुअली शिक्षा का व्यवहार समझ लीजिए आप उसको, जिस तरह के मानव के व्यवहार के आधार पर कहते हैं कि वह दयालु है, वह दुष्ट है, वह दानी है। इसी तरह से हमारी इस शिक्षा की क्या प्रकृति है, आइए इस पर विचार करते हैं इन परिभाषाओं के आलोक में, इन विचारधाराओं, इन घटकों के आलोक में। नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके 3 प्रमुख अंग हैं: सीखने वाला, सिखाने वाला और सीखने सिखाने की विषय सामग्री अथवा क्रिया। ये तीनों चीजें इसमें शामिल हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं अध्यापक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम। और संकुचित अर्थ में माना जाता है कि शिक्षा की प्रक्रिया विद्यालय में ही चलती है, जबकि व्यापक अर्थ में यह प्रक्रिया समाज में निरंतर चलती रहती है और चलती रहेगी। शिक्षा के उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं और विकासोन्मुख होते हैं। शिक्षा है, यह सोद्देश्य प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य है, बिना उद्देश्य के नहीं है। ये इसका उद्देश्य है और इसी वजह से उस उद्देश्य के प्रति समर्पित तरह तरह के पाठ्यक्रम बनते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा की विधियां अति व्यापक होती हैं, परंतु संकुचित अर्थ में निश्चित प्राय होती हैं। और ये विधियां असल में बदलती रहती हैं समय के हिसाब से, विषय वस्तु के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो हमें इसमें व्यापक अर्थ को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। व्यापक अर्थ में शिक्षा की विषय सामग्री अति व्यापक होती है जिसका सीमांकन संभव नहीं, परंतु संकुचित अर्थ में इसकी विषय सामग्री निश्चित पाठ्यचर्या तक सीमित होती है, लेकिन दोनों ही अर्थों में यह सामाजिक विकास में योग देती है। अर्थात शिक्षा का योग समाज के विकास में है ही। शिक्षा का स्वरूप समाज के स्वरूप, शासन तंत्र, अर्थतंत्र और वैज्ञानिक प्रगति आदि पर निर्भर करता है। जैसा भी अर्थतंत्र होगा, जैसा वहाँ का शासन तंत्र होगा और जैसी वैज्ञानिक प्रगति होगी, इन सब पर डिपेंड करता है शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा की प्रकृति गतिशील होती है, बदलती रहती है हमेशा। शिक्षा की प्रकृति गतिशील होती है क्योंकि समाज के स्वरूप, शासन तंत्र, अर्थतंत्र और वैज्ञानिक परिवर्तनों के साथ साथ उसकी शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। थैंक यू, धन्यवाद।